हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राज यादव और मित्रों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों हमने पिछली क्लास में संभागीय व्यवस्था देखी थी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया गया था। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में हमने संभागीय व्यवस्था को संपूर्ण जो है अध्ययन किया है। जिन मित्रों ने संभागीय व्यवस्था और राजस्थान का सामान्य परिचय के वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सकें। मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे आज की क्लास में राजस्थान के भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं राजस्थान के भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो सबसे अच्छा टॉपिक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों, हम आज की क्लास में बात करना चाहेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश या फिर मित्रों हम कहना चाहें भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान के भूगोल का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हाँ जी, तो देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि जो प्रदेश होता है किसे कहेंगे हम प्रदेश। एक क्षेत्र विशेष जो होगा वो क्या कहलाता है मित्रों, प्रदेश। क्षेत्र विशेष उसी को हम क्या कहेंगे, प्रदेश। और मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहें भौतिक, ये जो भौतिक शब्द आया है इसके संदर्भ में हम बात करना चाहें तो स्थल के जो उच्चावच हैं, स्थल के उच्चावच, इनको ही क्या कहते हैं हम, भौतिक। हम सीधा सा अगर देखना चाहें कि भौतिक प्रदेश किसे कहेंगे तो स्थल के उच्चावच जो हैं और उनका क्षेत्र विशेष के आधार पर हम जहां अध्ययन कर रहे हैं वो उस प्रदेश के क्या होंगे, भौतिक प्रदेश। जैसे हम बात करना चाहें मित्रों परिभाषा के रूप में हम देखना चाहें कि इनकी परिभाषा क्या कह सकते हैं, भौतिक प्रदेश को किसे कहते हैं भौतिक प्रदेश। तो देखिएगा मित्रों, स्थल या यूं कह सकते हैं किसी स्थल के उच्चावचों का, किसी स्थल के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाते हैं, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। किसी स्थल के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाएंगे मित्रों, भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। जैसे स्थल के उच्चावच और उनका किसके आधार पर, क्षेत्र विशेष के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो भौतिक प्रदेश। हम मित्रों जैसे उदाहरण देखना चाहें कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं, तो मान लीजिए हम भारत है और भारत के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर क्या करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। हमारा देश है भारत और हम भारत के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना चाहते हैं। तो मित्रों क्या पढ़ेंगे हम, भारत के भौतिक प्रदेश। क्या हो जाएगा, भारत के भौतिक प्रदेश
चलिए हम लेना चाहें मित्रों कि हम राजस्थान के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना चाहेंगे। राजस्थान के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना चाहेंगे तो मित्रों क्या पढ़ रहे हैं हम? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मैंने आपको बताया कि भौतिक प्रदेश, भौतिक यानी स्थल के उच्चावच और प्रदेश यानी क्षेत्र विशेष। किसी भी स्थल के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन हम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? भौतिक प्रदेश। अब आप इसको किसी भी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, जैसे भारत के संदर्भ में हम किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं तो भारत के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के संदर्भ में क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, या किसी अन्य राज्य के स्थलों के उच्चावच जो हैं उनका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो उस राज्य के क्या कहलाएंगे? भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। सीधा सा हमने देखा कि भौतिक प्रदेश होते ही क्या है। देखा मित्रों, तो भौतिक यानी होता है स्थल के उच्चावच और क्षेत्र प्रदेश यानी होता है क्षेत्र विशेष। और हम परिभाषा के रूप में अगर देखना चाहें तो किसी स्थल के उच्चावचों का क्षेत्र विशेष के आधार पर अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। अब हम जब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र विशेष का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं क्षेत्र विशेष के आधार पर, तो वो उस प्रदेश के क्या होंगे? भौतिक प्रदेश होंगे। किसी भी प्रदेश के उच्चावचों का हम क्षेत्र विशेष के आधार पर मित्रों अध्ययन कर रहे हैं तो वो उस क्षेत्र क्या होंगे? इस प्रदेश के भौतिक प्रदेश होंगे। अब हम बात करना चाहेंगे कि स्थल के जो उच्चावच हैं, हमारे सामने अभी अभी आया कि भौतिक यानी क्या होता है? स्थल के उच्चावच। स्थल के उच्चावच क्या होते हैं मित्रों? ये भूतल के स्थल के उच्चावच, जैसे हम देखना चाहें उच्चावच के रूप में मैदान, पठार, पहाड़ी या पहाड़ियाँ कह दीजिए, पहाड़ियाँ या कह दीजिए मित्रों पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झीलें आदि। यानी हम उच्चावच किसको कहेंगे? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें आदि, ये सभी क्या हैं? स्थल के उच्चावच हैं। अब हम देखना चाहें मित्रों कि ये सभी जो स्थल के उच्चावच हैं, इन उच्चावचों का अंतर स्पष्ट हम कहाँ से कर सकते हैं? हम ये प्रयास करें कि इन सभी स्थल के उच्चावचों का अगर हम बात करना चाहें अंतर, कि कहाँ से हम इनका अंतर जो है निकाल सकते हैं कि क्या पठार है, क्या मैदान है, क्या पहाड़ है, क्या पर्वत हैं। इन सभी के अंतर के निर्धारण के लिए, अंतर के निर्धारण के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? इनकी ऊंचाई। इन सभी का अंतर निर्धारण हम करना चाहेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? ऊंचाई के आधार पर करेंगे। इन सभी का अंतर का निर्धारण हम कर रहे हैं इन स्थलों के उच्चावचों का, तो किसके आधार पर कर रहे हैं हम? ऊंचाई के आधार पर हम अंतर का निर्धारण करेंगे। अब अगर हम देखना चाहें कि ऊंचाई जो है और इस ऊंचाई का मापन कहाँ से किया जाता है, ऊंचाई का मापन हम हमारे भारत के संदर्भ में मित्रों बात करना चाहेंगे तो हमारे भारत में ऊंचाई का जो मापन किया जाता है वो समुद्र तल से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है ऊंचाई का मापन? समुद्र तल से किया जाता है। इसको सी लेवल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सी लेवल कहा जाता है। समुद्र तल कह दीजिए, इंग्लिश में इसको सी लेवल कहा जाता है। और हमारे भारत में ये जो ऊंचाई का मापन हो रहा है समुद्र तल से, या भारत का जो सी लेवल माना गया है वो चेन्नई से लिया जाता है।
हमारे भारत का सी लेवल कहाँ से लिया जाता है? चेन्नई से लिया जाता है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का सी लेवल कहाँ से लिया गया है? चेन्नई से लिया गया है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन वगैरह या कहीं जोहर जो हमारे गांव में होते हैं उनके आसपास जब जाएंगे तो वहाँ पर सीधा सा लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी फीट में जो भी है। तो वो समुद्र तल से ऊंचाई कहाँ से ली गई है मित्रों? हमारे भारत में चेन्नई से समुद्र तल या सी लेवल जो है लिया गया है। हमने अभी बात की है कि ये जो स्थल के उच्चावच हैं, मैदान है, पठार है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, पर्वत है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सभी जो उच्चावच हैं और इनके अंतर का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे हम? ऊंचाई के आधार पर। और ऊंचाई का मापन कहाँ से किया गया है? समुद्र तल या सी लेवल जिसको हम कहते हैं। और हमारे भारत का सी लेवल जो है कहाँ से लिया गया है? ये चेन्नई से लिया गया है। इतना हमने देखा है। अब आगे मित्रों हम देखना चाहेंगे कि हमारे भारत के जो ये हमारे राजस्थान के जो उच्चावच हैं, इन राजस्थान के उच्चावचों का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। अभी हम देखना चाहेंगे कि ये जो हमारा सी लेवल है, मान लीजिए ये क्या है? सी लेवल। ठीक है, इस सी लेवल से मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि धरातल से जो ऊंचाई होती है 300 मीटर तक। कितने मीटर तक? 300 मीटर तक। वो तो होते हैं क्या? मैदान। क्या होते हैं मित्रों? मैदान होते हैं। लेकिन अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि धरातल से और 600 मीटर तक की जो ऊंचाई का क्षेत्र होगा, 600 मीटर तक, वो मित्रों कहलाता है पठार। हम सी लेवल समुद्र तल से संदर्भ में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और मित्रों हम देखना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर 600 मीटर से और 1800 मीटर तक की जो ऊंचाई का क्षेत्र होगा, 1800 मीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र, ये कहलाती हैं पहाड़ियाँ। क्या कहलाती हैं ये? पहाड़ियाँ। और मित्रों हम और आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हमारे यहाँ पर देख लीजिएगा 2700 मीटर तक की जो ऊंचाई का क्षेत्र होगा वो कहलाता है पहाड़। क्या कहलाएगा? पहाड़। और मित्रों 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा, 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत। तो हमने देखा कि सी लेवल जो हमारा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? चेन्नई से लिया गया है। और यहाँ से जो समुद्र तल से या ऊंचाई जो ली गई है सी लेवल, 300 मीटर की ऊंचाई तक मैदान, 600 तक पठार, 1800 तक पहाड़ियाँ, 2700 तक आते हैं तो पहाड़, और मित्रों 2700 अधिक ऊंचाई पर आते हैं तो पर्वत कहलाते हैं। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि जो ये पर्वत, पठार, पहाड़ और ये सभी चीज़ें हैं, जैसे मैदान है, हमारे सामने क्या आया? मैदान, पठार, पहाड़ और मित्रों पर्वत। देख लीजिएगा, हम बात करना चाहेंगे मैदान। ये मान लीजिए इस प्रकार से मित्रों समुद्र तल है। ये क्या है? समुद्र तल। यहाँ पर जो ये क्षेत्र होगा इस प्रकार से, ये तो क्या है? मैदान। क्या है ये? मैदान। लेकिन अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग किसे कहेंगे? मैदान। धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग होगा
लेकिन क्या होगा, समतल होगा। ठीक है, धरातल के ऊंचा उठा भाग होगा लेकिन एकदम समतल होगा, वो होगा मैदान। हम बात करना चाहेंगे कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग होगा लेकिन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होगा, वो क्या कहलाता है, पठार। क्या कहलाएगा, पठार। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भोराट का पठार सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला होता है। आज तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार अगर पठारों से प्रश्न आया है तो भोराट के पठार से प्रश्न आया है कि भोराट का पठार कहाँ विस्तृत है, या तो ये पूछा जाता है या फिर सीधा सा कह दिया जाता है कि गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य विस्तृत पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो भोराट का पठार। और भी बहुत सारे पठार हैं, हम अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पढ़ेंगे उनको। तो सबसे ज़्यादा बार पठार, और पठार का मतलब विस्तृत, धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग लेकिन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होगा, क्या कहलाएगा, पठार। हम चलते हैं पहाड़। मित्रों, धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग होगा लेकिन कोई उसकी आकृति नहीं होगी, विस्तृत नहीं फैला हुआ होगा, वो क्या कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। लेकिन हम बात करना चाहें पर्वत, धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग होगा जो शंकुनुमा आकृति होगी। किसकी आकृति का होगा, शंकुनुमा आकृति, वो क्या कहलाएगा मित्रों, पर्वत कहलाता है। आपको अंतर स्पष्ट आया होगा समझ में कि पहाड़, पर्वत, पठार क्या होते हैं। सभी धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग हैं लेकिन इनकी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होगा तो पठार, धरातल से ऊंचा उठा भाग होगा तो पहाड़ या पहाड़ियाँ, और जो धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग शंकुनुमा आकृति जिसकी होगी वो कहलाएगा पर्वत। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है पर्वत की। हमने देखा मित्रों कि इस प्रकार से हम यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान इनका जो है निर्धारण कर सकते हैं और सी लेवल से इनको जो है ऊंचाई मापी जाती है। हम अगर बात करना चाहेंगे कि हमारा जो राजस्थान है और राजस्थान के उच्चावच का जो निर्धारण किया गया है, प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राजस्थान के जो उच्चावच हैं, राजस्थान के उच्चावचों का निर्धारण। राजस्थान के उच्चावचों का जो निर्धारण किया जाता है वो कैसे किया जाता है मित्रों, राजस्थान के जो उच्चावच हैं इनको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर राजस्थान के उच्चावचों का वर्गीकरण देख रहे हैं। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में राजस्थान के उच्चावचों को वर्गीकरण किया गया है। हम देखना चाहेंगे सबसे पहला नंबर 1 पर्वत शिखर। पर्वत शिखर, पर्वत शिखर की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो सबसे पहली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा ऊंचाई। सबसे पहली बात नंबर 1 ऊंचाई की अगर हम बात करना चाहें कि राजस्थान के जो पर्वत शिखर नाम दिया गया है इनकी ऊंचाई कितनी होगी, तो मित्रों 900 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएंगे, पर्वत शिखर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएंगे। हमारे राजस्थान के संपूर्ण धरातल जो है इसके 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भी क्षेत्र हैं वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे, पर्वत शिखर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर मित्रों हम देखना चाहें तो इसका जो प्रतिशत होगा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में ये कितना आता है, तो लगभग 1% भाग आता है।
राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर पर्वत शिखर का हम देखना चाहें तो लगभग 1% भाग पर ये फैले हुए हैं। हम देखना चाहें कि इनका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, तो विस्तार जो पाया जाएगा हमारा, जो मान लीजिए ये राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में मित्रों हम देखना चाहें तो हमारे राजस्थान के ये जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है, उदयपुर और सिरोही ज़िले में हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले जो है पर्वत या पठार हैं जो पाए जाते हैं। पर्वत सबसे ज़्यादा ऊंचाई जैसे गुरु शिखर है तो माउंट आबू सिरोही में, उसके बाद में शेर जरगा वगैरह ये भी यहाँ पे हैं। तो विस्तार होगा दक्षिण पश्चिम राजस्थान। कहाँ पर विस्तार होगा मित्रों? दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंतर्गत हमारे पर्वत शिखरों का क्या पाया जाता है? राजस्थान में विस्तार पाया जाता है। हम नंबर 2 पर बात करना चाहें मित्रों वर्गीकरण में, तो आ जाती है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला 2 नंबर पर अगर हम वर्गीकरण देखना चाहें उच्चावचों का, तो क्या आएगा? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, सबसे पहले वही हम बात करेंगे नंबर 1 ऊंचाई। और ऊंचाई की मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो 600 मीटर से और 900 मीटर तक, 600 मीटर से 900 मीटर तक की ऊंचाई का क्षेत्र जो हमारे राजस्थान में पाया जाएगा वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हम बात करना चाहेंगे नंबर 2 पर, प्रतिशत कितना है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में? तो मित्रों लगभग 6% भाग हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में पाया जाता है पर्वत श्रृंखला का। हम बात करना चाहेंगे नंबर 3 कि इनका जो विस्तार है ये कहाँ पर पाया जाता है? पर्वत श्रृंखला। मित्रों नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी जो पर्वतों की श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला, इसी के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ चोटियों की पंक्ति भी हम पढ़ते हैं। चोटियों की पंक्ति, पंक्ति क्या होती है? श्रृंखला। तो पर्वतों की श्रृंखला, तो इस विस्तार कहाँ पर हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत जो है पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे यहाँ पर नंबर 3, और 3 नंबर पर हम लेना चाहेंगे पठार। क्या लेना चाहेंगे मित्रों? पठार। हाँ जी, पठार की अगर मित्रों हम बात करें, या पठारी प्रदेश कह सकते हैं, पठारी क्षेत्र कह सकते हैं, पठारी क्षेत्र कह दीजिए। तीसरा जो हमारा क्षेत्र आएगा वर्गीकरण के अंतर्गत पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र में अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले नंबर 1 बात करेंगे हम किसकी? ऊंचाई। तो मित्रों हमारे यहाँ पर बात हम करना चाहेंगे कि 300 मीटर से और 600 मीटर तक की ऊंचाई का जो भाग पाया जाता है, जो क्षेत्र पाया जाता है, वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा? पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। हम बात करना चाहेंगे नंबर 2 इनके प्रतिशत की, कि कितना प्रतिशत भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो मित्रों लगभग 31% भाग पर हमारे राजस्थान में पठारों का विस्तार पाया जाता है। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख लीजिएगा, दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत हमारे राजस्थान में पठारों का विस्तार पाया जाता है। तो 3 नंबर पर हम बात करें विस्तार, और विस्तार कहाँ पर होगा मित्रों? दक्षिणी राजस्थान व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कहाँ पर विस्तार होगा? दक्षिणी राजस्थान व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत जो है पठारों का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। और आगे हम बढ़ने का प्रयास करें तो मित्रों हम बात कर सकते हैं नंबर 4, और 4 नंबर पर आता है मैदानी क्षेत्र या मैदानी प्रदेश।
मैदानी प्रदेश। हम बात करना चाहें मित्रों कि मैदानी जो प्रदेश है इसके बारे में, तो सबसे पहले नंबर 1 मैं बात करना चाहूँगा ऊंचाई। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऊंचाई। और ऊंचाई की मित्रों हम बात करेंगे तो 150 मीटर से और 300 मीटर तक, 150 मीटर से और 300 मीटर तक के धरातल का जो क्षेत्र आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। हम बात करना चाहेंगे नंबर 2 इसी में कि इसका जो प्रतिशत आता है, राजस्थान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर ये पाए जाते हैं मैदान? तो मित्रों लगभग 51% भाग पर क्या पाए जाते हैं? मैदानों का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए तीसरे नंबर पर मित्रों हम इसमें बात करना चाहें तो विस्तार, कि हमारे राजस्थान में मैदानी प्रदेश का जो विस्तार पाया जाएगा वो कहाँ पर पाया जाता है। तो हम देख लेंगे यहाँ पर सीधा सा हमारे राजस्थान में मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है, हमारे जो अरावली पर्वतमाला है मित्रों, ये इस अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश यानी अनुपजाऊ मैदानी प्रदेश और इधर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर पाया जाता है मैदानों का विस्तार। तो हम कह देंगे अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर पश्चिम की तरफ भी और पूर्वी राजस्थान में भी दोनों ओर मैदानी प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। एक तरफ अनुपजाऊ मैदानी प्रदेश और एक तरफ उपजाऊ मैदानी प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों नंबर 5 निम्न भूमि। पांचवा जो वर्गीकरण आएगा वो क्या आएगा? निम्न भूमि। हम देखना चाहें मित्रों कि निम्न भूमि जो क्षेत्र आता है हमारे राजस्थान का, इसके अंतर्गत हम बात करना चाहें तो सबसे पहला नंबर 1 क्या आएगा? ऊंचाई। 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा वो किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा मित्रों? निम्न भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। हम देखना चाहें कि हमारे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग जो है इनके अंतर्गत विस्तारित है निम्न भूमि के अंतर्गत, तो लगभग 11% भाग मित्रों जो किसके अंतर्गत विस्तारित है? निम्न भूमि के अंतर्गत विस्तारित है। चलिए हम 3 नंबर पर बात करना चाहेंगे तो निम्न भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ पर पाया जाता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि निम्न जो भूमि है इसमें किसको सम्मिलित किया जाता है। तो मित्रों मुख्यतः झीलों को सम्मिलित किया जाता है। झील है, जोहड़ है, तालाब है, मुख्यतः क्या आ जाएगा? झीलें, यानी झीलों को निम्न भूमि में सम्मिलित किया जाता है। और हमारे राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं तो नागौर ज़िले में, और मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं तो उदयपुर ज़िले में पाई जाती हैं। तो क्या आ जाएगा विस्तार? पश्चिमी राजस्थान। यानी निम्न भूमि का सर्वाधिक विस्तार जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। हमने देखा कि हमारे राजस्थान के जो उच्चावच हैं इनका जो निर्धारण किया गया है, और निर्धारण का या वर्गीकरण हम कह सकते हैं, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला भाग नंबर 1 आता है मित्रों पर्वत शिखर। राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाएगा? पर्वत शिखर कहलाएगा। ऊंचाई 900 मीटर से अधिक। प्रतिशत की अगर हम बात करें मित्रों, सबसे ऊंचा जो भाग है वो तो सबसे कम क्षेत्रफल पर ही पाया जाएगा। तो सबसे कम कितना होता है? 1।
तो सबसे ऊंचा सबसे कम भाग पर पाया जाएगा, तो लगभग 1% भाग पर ये जो है पाया जाता है। हम बात करना चाहें इसका विस्तार, तो पर्वत सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में जो ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, जैसे गुरु शिखर है उदयपुर जिलों में है, शेर है गुरु शिखर सिरोही जिले में है, शेर है जरगा है, ये सभी के सभी उदयपुर और सिरोही जिले में यहाँ पर हैं। तो हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो भाग है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा कि कौन सा विस्तार कहाँ पर आ जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हमने वर्गीकरण का भाग लिया है पर्वत श्रृंखला। आप नाम से ही समझ रहे हैं कि पर्वत श्रृंखला पर्वतों की एक श्रृंखला है, और वो हमारे राजस्थान में पर्वतों की जो श्रृंखला है वो कहाँ पर है मित्रों, अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत पाई जाती है। और अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ के रूप में हम पढ़ते हैं चोटियों की पंक्ति। तो पर्वत श्रृंखला ऊंचाई होगी 600 से 900 मीटर तक। अब हम बात करें कि पर्वत श्रृंखला का कितना प्रतिशत भाग होता है हमारे राजस्थान में, तो मित्रों आप सीधा सा याद रखना, ऊंचाई 600 से 900 और 600 में कितना आ रहा है 6, तो प्रतिशत भी कितना हो जाएगा 6% भाग हमारे राजस्थान में पर्वत श्रृंखला का। रटे नहीं आप, सीधा सा ऊंचाई 600 से 900 और 600 में 6% आ रहा है, तो 6% भाग यहाँ पर जो है पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और इसका विस्तार सीधा सा अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत होता है। तीसरे नंबर पर हम देखना चाहें पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र की हम बात करेंगे, ऊंचाई होती है 300 से 600 मीटर। अब जब ऊंचाई 300 से 600% जो है मीटर आ रही है, तो प्रतिशत अगर विस्तार की हम बात करें कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 300 में कितना आता है मित्रों 30, तो 30 कह दीजिए या 31 कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लगभग 30 या 31% भाग पर क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं हमारे राजस्थान में। तो आप सीधा सा याद रख लें, पठार की ऊंचाई 300 से 600 और 300 में क्या आया 30 या 31% भाग पर पठार पाए जाते हैं। और इनका विस्तार जो होगा मित्रों, पठार हमारे राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, क्योंकि पूरा का पूरा पठारी क्षेत्र ही इसका नाम दिया गया है। हाड़ौती जो क्षेत्र है ये तो हमारे उत्तरी राजस्थान में पठारों का विस्तार नहीं पाया जाता है, तो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पठारी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। आगे हम बढ़े तो हमारे पास आता है अगला वर्गीकरण का, जो है मैदानी प्रदेश। और मैदानी प्रदेश की मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग, लेकिन ऊंचाई कितनी 150 से 300 मीटर तक, 150 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचाई है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा मित्रों, मैदानी प्रदेश। देख लीजिएगा हमारे राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर जो है मैदानी प्रदेश पाया जाता है। तो मित्रों आप सीधा सा याद रखें, 150 से 300, 150 में कितना आ रहा है 15, तो 15 को कर दीजिए उल्टा, कितना हो जाएगा 51%। यानी हमारे राजस्थान के लगभग 51% भाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है। और ये मैदान प्रदेश मैंने कहा कि अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर इनका विस्तार पाया जाता है। इधर आ जाएगा तो अनुपजाऊ मैदानी प्रदेश पश्चिमी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में आ जाता है तो उपजाऊ मैदानी प्रदेश, ये इनका हो जाता है विस्तार। हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, नंबर 5 हमारा आता है निम्न भूमि। और निम्न भूमि के अंतर्गत हम बात करना चाहें, ऊंचाई 150 मीटर से कम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, निम्न भूमि कहलाता है। तो मित्रों कितनी मीटर ऊंचाई से, 150 मीटर से कम, तो 150 में कितना आया 15, तो हम विस्तारित क्षेत्रफल पर कह देंगे 15 से कम कितना है 11। जब 150 मीटर से कम ऊंचाई होती है तो 15 से कम ही कितना होता है 11, तो 11% भाग पर जो है इनका विस्तार पाया जाता है निम्न भूमि का। और निम्न भूमि में मैंने आपको कहा कि मुख्यतः किसको सम्मिलित किया जाता है, झीलों को निम्न भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और हमारे राजस्थान में झीलें मुख्यतः कौन से क्षेत्र में आती हैं, पश्चिमी राजस्थान में आती हैं। खारे पानी की झीलें सबसे ज़्यादा हैं तो नागौर जिले में, और मीठे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें हैं तो मित्रों उदयपुर जिले में है। मुख्यतः आएगा पश्चिमी राजस्थान, तो विस्तार में क्या आ जाएगा पश्चिमी
राजस्थान। समझ में आया? सीधा सा आप रटे नहीं, इनको याद करने का शॉर्टकट फंडा कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला भाग है वो सबसे कम भाग पर पाया जाएगा, यानी 1% सबसे कम। ठीक है, 600 से 900 है तो 600 में 6 आया तो कितना प्रतिशत भाग? 6% भाग। 300 से 600, 300 में 30 और 30 या 31% के लगभग आएगा। 150 से 300 तक, 150 में कितना आया? 15, और 15 को ही तो मित्रों उल्टा कर देंगे हम और कितना आ जाएगा? 51% भाग मैदानी। और इसके बाद में 150 से कम ऊंचाई होती है निम्न भूमि की, तो 150 में आया 15 और 15 से कम कितना आया? 11, तो 11% भाग पर निम्न भूमि का विस्तार। प्रश्न यहाँ से एक पूछा गया है कि राजस्थान के उच्चावचों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले उच्चावच कौन से हैं? आप कमेंट करके मुझे बताएं कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाला कौन सा उच्चावच है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाया जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मित्रों हम हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण करेंगे कि किन किन महोदय ने कितने भागों में और कैसे कैसे वर्गीकरण किया है हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। तो अगली क्लास देखना ना भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी हमारी अगली। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, किन महोदय ने कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से ने कब कब क्या क्या कौन सी पुस्तक में वर्गीकरण किया है, ये अगली क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि इस लॉकडाउन के समय में अधिक से अधिक विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें, ताकि अपने भविष्य को संवारें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।